चलिए, तो सबसे पहले तो 2 दिन हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व के दिन रहे हैं। और फिलहाल है ना, जैसे अभी मैंने क्लास में पहले बताया था ना कि जैसे होता है ना, लोग बात करते हैं कि लेफ्ट का इंडिकेटर दे करके राइट मुड़ जाते हैं। अब कौन लोग बात करते हैं आपको पता है तो कुछ ऐसा हुआ। तो गर्व के दिन थे, यानी कि पूरे देश में मॉक ड्रिल, ये सब चीजें की व्यवस्था कि भाई लोग तैयार रहो, कब युद्ध हो जाए। और इसी बीच जो है तो बमबारी हो गई और अभी भी चल रही है। ठीक है, जरूरी भी था, है ना। अब देखिए, जरूरी तो ये है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना, इस पर भी डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल हम लोग आईटी एक्ट के बारे में आज के इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो आईटी एक्ट का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आईटी एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, एक क्लास ही में ले पाया, कुछ मेरी स्वास्थ्य सही नहीं था, चक्कर में कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो आज तो कंटिन्यू करते हैं। तो आईटी एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से काम करता है, लास्ट सेशन में मैंने सभी बातें बता दी है। प्रयास करूंगा कि पहला सेशन जो रिकॉर्डेड है वो मैं यहाँ पर ग्रुप में भी डाल दूंगा, जो जर्नल ग्रुप है एडीपीओ का, तो वहां पर भी जिनको डेमो देखना है वो देख सकते हैं। आज हम लोग इसके दूसरे सेशन की ओर अपनी बातचीत बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे जब थोड़ा सा तकनीकी में बदलाव हुआ और खासकर आईटी क्षेत्र में काफ़ी चेंजेस हुए, तो ऑफेंसेस वगैरह भी निकल के सामने आए। बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें, खासकर इंटरनेशनल जो ट्रेड और बिजनेस है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, उसको भी थोड़ा सा बड़े स्तर, अगले स्तर पर ले जाना था, बेहतर स्तर पर ले जाना था। इसके लिए एक कन्वेंशन हुआ था 96 में, जिसपे 97 में भारत ने अप्रूवल दिया, यानी अपना अनुमोदन दिया। और जब 97 में भारत सरकार ने उसको अप्रूवल अनुमोदन दिया, अंगीकार किया, स्वीकार किया, तो फिर 1999 में विधेयक, यानी कि आपका सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक पार्लियामेंट संसद के सामने पेश किया गया। और उसके बाद वही दोनों सदनों से पास होने के बाद संसद की सहमति वगैरह वो सब कुछ जो है तो यहाँ पर हमको देखने सुनने को मिली, ठीक है। और आपका आईटी एक्ट आपके सामने आया। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने शुरुआत के सेशन में बता दिया है ना। थोड़ा सा हल्का सा इसको टच कर लेते हैं। तो ये आपका सन 2000 का एक्ट नंबर 21 है। ये इंपॉर्टेंट चीज, राष्ट्रपति की सहमति शुरुआत में ही बैलेट पे लिखा रहता है। 9 जून 2000 को प्राप्त हुई द एसेंट, ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये आपको पता है, राष्ट्रपति अपनी सहमति किस आर्टिकल के तहत देता है, 111, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, ठीक है। फिर इसमें 13 अध्याय 90 धाराएं। अब एक बात ध्यान रखना, चूंकि ये 94 सेक्शन थी शुरुआत में, वर्तमान में 90 सेक्शन है, 4 सेक्शन रिपील हो चुकी हैं, तो मैंने 90 सेक्शन लिखा। कई बार एमसीक्यू जब आता है तो कंफ्यूजन, ऐसा कभी आ गया तो कंफ्यूजन मत होना। देखो ऐसे प्रश्न पूछे यदि कि अधिनियम लागू होते समय, है ना, यानी अधिनियम जब लागू हुआ था, इन्फोर्स हुआ था, उस समय कितनी धाराएं हैं, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब ऐसा प्रश्न आता है तो आपको 94 सेक्शन बताना है। लेकिन जब प्रश्न ऐसा आता है कि वर्तमान में आईटी एक्ट में कितनी धाराएं हैं, तो अंतिम धारा, आप देखो तो बीच में बहुत सारी धाराएं जुड़ गई हैं, घट गई हैं, पर जो लास्ट डिजिट होता है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, वो थोड़ा सा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इंटरप्रिटेशन होता है। वैसे एक और तरीका ये होता है कि जनरली इस प्रकार के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल भी है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन लोगों का हो सकता है, क्योंकि लॉ पूरी तरह से बेस्ड होता है इंटरप्रिटेशन पर, ठीक है। तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तो इसलिए कई बार उन सब चीजों से बचने के लिए फिर ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या हो जाते हैं कि कंफ्यूजन की वजह से हटाना पड़ता है। तो फिर ऐसे डाउटफुल धाराएं पूछते ही नहीं है, फिर जहाँ पे क्लियरली पता है कि अंतिम धारा क्या है वही पूछते हैं। जैसे मान लो कि बीएनएस, तो बीएनएस पे पूछ रहे क्योंकि पता है अंतिम धारा कौन सी, बीएनएस की धारा 358, बीएनएसएस अंतिम धारा 531। अभी ये धाराएं ध्यान रखना, ये धाराएं अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 जो नए एक्ट की धाराएं है ना, मेरा मानना है कि अभी कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, इनको लेकर के प्रश्न ज्यादा पूछने की संभावना है। तो जो तीनों नए एक्ट हैं, इनके अंतिम सेक्शन, चैप्टर्स
शेड्यूल वगैरह, मतलब अनुसूचियां वगैरह, शेड्यूल वगैरह कितनी क्या कैसा है, तो वो सब चीजें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें मैंने बता दिया था। देन इसका प्रस्तावना के हिसाब से इसका इंपॉर्टेंस क्या है आईटी एक्ट का, ये भी मैंने बता दिया था। प्रमुख तौर पर इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, उसको बेहतर करने के लिए एक्ट को बनाया गया है। पहला इसका उद्देश्य सरकारी जो ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, विभाग है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक फाइलें बनाना आसान हो सके, इसलिए एक्ट बनता है। और तीसरा, चूंकि जो आपके एक्ट हैं जो पहले से लागू हैं, उनमें बदलाव करने के लिए आपका ये आईटी एक्ट बना हुआ है। तो इसका जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ये 3 प्रमुख उद्देश्य के लिए बना हुआ है, ये मैंने बता दिया। पहले वैसे अलग से भी मैंने इसके पॉइंट्स थोड़ा सा अच्छे से बता दिए थे, उद्देश्य, तो प्रॉपर्ली नोट्स मैंने 1-2 तरीके से बताया ताकि हर तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की संकल्पना, रिजोल्यूशन वगैरह, ये सभी चीजें मैंने आपको प्रॉपर्ली अच्छे से बता दिया है। अब यहां से हमको कंटिन्यू करना था, ठीक है। ये लास्ट यहां तक हमने पढ़ लिया था लास्ट सेशन में, वो सेशन रिकॉर्डेड है, वो भी आपको मिल जाएगा। जो नए विद्यार्थी सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको जो भी रिकॉर्डेड सेशन है, पहला सेशन, वो मिल जाएगा। अभी गूगल मीट चूंकि थोड़ा सा इजी होता है बच्चों को जोड़ना, इसलिए मैंने गूगल मीट की लिंक वगैरह अभी कुछ दिन दे रहा हूं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, तो अब देखते हैं हम लोग मेजर अमेंडमेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कई बार, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा है लगातार, इसमें अमेंडमेंट में क्वेश्चन पूछा है। तो आईटी एक्ट में जितने भी संशोधन हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, चाहे छत्तीसगढ़ एडीपीओ हो, एमपी एडीपीओ हो, दोनों जगह 2013, 2017, 2016 लगातार यहां से प्रश्न बने हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। क्लियर कहानी। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका यहाँ पर पहला चीज निकल के सामने आता है ना। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008, संशोधन अधिनियम 2008 में एक संशोधन हुआ था इस पे आईटी एक्ट में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्यापक संशोधन हुआ था 2008 में, और जिसे 27 अक्टूबर, जिसे कब से, 27 अक्टूबर 2009 से लागू किया गया था। यही बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी में एमसीक्यू बनता है। तो पहले व्यापक यानी कि बहुत ज्यादा बड़े, विस्तृत, ठीक है ना, जो अमेंडमेंट हुए थे, एक्सटेंसिव अमेंडमेंट हुए थे 2008 में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के माध्यम से। ये एक्ट का मतलब आपको पता है ना 2008 क्यों रहता है, क्योंकि 2008 में इस संशोधन को राष्ट्रपति ने अपनी सहमत दी थी। अब यहाँ पे अपने को इतना डेट याद नहीं रखना है कि राष्ट्रपति जी ने कब सहमत दी थी, इसमें केवल आपको इतने याद रखो कि चल जाएगा, बस इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कि 2008 का जो संशोधन था वो कब लागू हुआ था, इन्फोर्स हुआ था। तो वो लागू हुआ था 27 अक्टूबर 2009। ये डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देन अगला चीज यहाँ पे देखो कि इस एक्ट की एक सेक्शन है, अभी डिस्कशन करूंगा मैं, आगे पढ़ाऊंगा वो धारा, चिंता मत करना। 66A, धारा 66A, धारा 66A थोड़ा सा सरल शब्दों में बता देता हूं कि जैसे आपने कहीं सोशल मीडिया में किसी सरकार के खिलाफ कुछ कह दिया, तो वो थोड़ा सा राजद्रोह जैसी, सडिशन, राजद्रोह, पहले आईपीसी में एक धारा थी ना 124A, कुछ वैसे मिलती जुलती, मतलब कुल मिलाकर के कि इलेक्ट्रॉनिक किसी भी ये सोशल मीडिया में यदि आप राजद्रोह, तो ऐसी कंडीशन में वो धारा काम करती थी, है ना। ऐसी कंडीशन में 66A काम करती थी। लेकिन एक बहुत फेमस केस है, इस केस का भी थोड़ा इतिहास है, मैं आगे डिस्कशन करूंगा। अभी तो एज ए नॉलेज, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड ये केस है। इस केस में 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, असंवैधानिक ठहराया था, और ये बोला था कि ये जो प्रोविजन है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a), क्या है आर्टिकल 19(1)(a) में, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1)(a) है ना। तो आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन करती है, इसीलिए इसको इनऑपरेटिव, अपरिवर्तनशील कर दिया, ठीक है ना। इसको क्या कर दिया, अपरिवर्तनशील कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि अभी ये सेक्शन आपके बेयरेक्ट में है, यानी कि बेयरेक्ट में देखोगे तो आपका सेक्शन 66A है, लेकिन वह लागू नहीं है। तो कोई भी सेक्शन आपके बेयरेक्ट में है
लेकिन संविधान के फंडामेंटल राइट से इनकॉन्स्टेंट है, इसीलिए उसको ढक दिया गया, अपरिवर्तनशील कर दिया गया। यहां पे कौन सा डॉक्ट्रिन काम करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आच्छादन का सिद्धांत काम करता है। कौन सिद्धांत काम करता है? आच्छादन का सिद्धांत। किस केस में आच्छादन के सिद्धांत को डिफाइन किया था पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने? कोई बताएगा? अरे नहीं, कौन बताएगा? आच्छादन के सिद्धांत को पहली बार किस केस में डिक्लेयर किया गया था? मध्य प्रदेश का ही केस है। बहुत बढ़िया, भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है इसमें। बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रतीक। ठीक है, इसमें इसको पहली बार डिफाइन किया था। थोड़ा मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि जो इंटरलिंक चीजें हैं, संविधान भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, ध्यान रखना। और संविधान ऐसे ही याद होगा, और पीएससी में संविधान ऐसे ही पूछा जाता है, कहीं से कुछ भी पूछ लिया तो ऐसे अपन जहां जहां इंटरलिंक होगा वहां से बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स, तो देखो सिंपल सा चीज है कि कोई भी प्रावधान है ना, कोई भी प्रावधान जो इनकॉन्स्टेंट है, असंगत है, असंगत है, विपरीत बातचीत करता है मौलिक अधिकारों से, तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है। तो ये 66 ए जो थी, ये धारा थोड़ा सा आर्टिकल 19(1) ए का वायलेशन करती है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना, और इसीलिए इसको ढक दिया, इसको अपरिवर्तनशील कर दिया। ठीक है, अब लागू नहीं है। देन बाद में, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वित्त अधिनियम 2017, फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत बहुत सारी सेक्शन को रिपील कर दिया गया था 2017 में, और ये बहुत मेजर अमेंडमेंट हुआ था। काफी सेक्शन हमको पढ़ने को अब नहीं मिलती है, मैं आगे बता दूंगा, है ना। खासकर उसका ये अभिकरण से संबंधित धाराएं हैं, बहुत सारी धाराओं को हटा दिया गया है। तो ये हम पढ़ेंगे 26 मई 2017 से जो है तो ये लागू हुई थी। तो 26 मई 2017 से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट, फाइनेंस मतलब कि वित्त अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा एमसीक्यू ऐसे पूछ लेता है, पूछा भी है ये वाला पॉइंट जो है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जो इंटरलिंक है कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि कई कई एग्जांपल पढ़ते हैं कि इसी में जब ये आया था आईटी एक्ट, तो खासकर 2008, अब चूंकि 2008 का अमेंडमेंट बहुत डिस्कशन मैंने नहीं किया, 2008 का जो संशोधन आया था आईटी एक्ट का, उसके माध्यम से जो पुरानी आईपीसी और सीआरपीसी है उसमें बहुत सारे संशोधन किए, एविडेंस, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में बहुत सारे, खासकर आईपीसी और एविडेंस दो में बहुत सारे संशोधन किए गए थे 2008 में। और चूंकि वो हट गया है आईपीसी एविडेंस, तो मैंने वो इसमें नोट्स में शामिल नहीं किया, नहीं हटता तो वो भी मुझे बताना पड़ता, ठीक है ना। जैसे पहले याद होगा ना, साक्ष्य अधिनियम में 66 वो 65 ए और बी वगैरह पढ़ते थे, है ना, याद हो। अभी 61 62 63 हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल वही धारा है, ठीक है ना। तो इस तरह से, हाँ जी, हाँ, क्यों आया इसमें? देखिए, इसके माध्यम से अमेंडमेंट किया गया, वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से इसमें अमेंडमेंट किया गया। फाइनेंस एक्ट आया था, उसके माध्यम से कुछ चीजें इसमें, मैं आपको जब वो अमेंडमेंट जब जहां पे किए गए हैं ना, जब वो सेक्शन पढ़ाऊंगा ना, तो मैं उसकी वजह बता दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्या है जहां पे क्या क्यों किया गया, जब वो बताऊंगा तो मुझे थोड़ा सा फाइनेंस एक्ट भी डिस्कशन करना पड़ेगा, तो वहां पे कर लूंगा। अभी यहाँ पर क्या फिर वो प्रोविजन बताने पड़ेंगे क्यों किया गया वो सब चीजें, तो अभी बिल्कुल मैं बता दूंगा, आप परेशान मत होइएगा, है ना, सब जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, फिलहाल अभी मुद्दे की बात करते हैं। तो ये अमेंडमेंट हुआ था। देन यहाँ पे अगला कि इसमें इसकी द्वितीय सेकंड जो इसका शेड्यूल है, द्वितीय अनुसूची है, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था। तो ये 1 मार्च 2019 से लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये भी, इसमें भी एमसीक्यू पूछा जा चुका है 2019 के द्वारा यहाँ पे, और 29 सितंबर 2020 ये लेटेस्ट अमेंडमेंट यहाँ पर कुछ किए गए थे। इसका जो द्वितीय अनुसूची है ना, उसमें कुछ एंट्रीज है, उनको जोड़ा घटाया गया था। तो जब हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे, तो मैं सबको, देखो अभी मैंने चूंकि ये थोड़ा सा शुरुआत में बता दिया कि संशोधन ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जहां जहां वो चीजें आएंगी तो मैं वहां पे डिटेल से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि देखो आईटी एक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है।
और ठीक है, अपना उद्देश्य है एग्जाम पास करना, लेकिन मेरा एक मतलब ये भी होता है ना कि चीजें समझ लोगे ना तो चीजें आसान हो जाती हैं, फिर आप किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कर लेते हो, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है और कंफ्यूजन में आदमी गलती करता है। बस वही एक उद्देश्य रहेगा, बस ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये एक प्रमुख संशोधन थे और ये सभी महत्वपूर्ण है, सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आते हैं चैप्टर 1। अब यहां से आपका आईटी एक्ट चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। चैप्टर 1, अब देखो संक्षिप्त नाम सबको पता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो इसका कह सकते हो चैप्टर 1, ठीक है। देन इसके बाद इसका एक्सटेंशन, विस्तार, ठीक है। चलिए, जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं गूगल मीट में, थोड़ा कुछ देर सब्र बना के जुड़े रहेंगे, है ना, एकदम से 2-4 मिनट में खारिज नहीं हो जाएंगे, तो सब्र बनाइएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, जो क्या हुआ, ठीक है, ओके, सब्र बनाने को बोल रहे हैं, हल्ला मचाने के लिए नहीं। तो गिरने दो ना, पानी है, गिरेगा है? अरे ठीक है, घर पहुंच जाओगी, कौन सा पैदल जाना है, बस में बैठ के जाना है सब। चलो चलो, अभी पढ़ाई पढ़ाई में ध्यान लगाओ, है। चलो, तो ये नाम इसका पता है अपने को। देन अगली चीज यहाँ पे आते हैं, इसका एक्सटेंशन, विस्तार। तो देखो एक चीज समझना कि मैंने शुरुआत में बताया था कि इंटरनेशनल जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1996 में जो कन्वेंशन था, उसके आधार पर इसको बनाया गया था। तो स्वाभाविक बात है, मैंने बताया था जब किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय अभिसमय संधि समझौता के आधार पे इस देश में कोई अधिनियम विधि बनती है तो वह आर्टिकल 253 के तहत बनती है। तो चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 का प्रयोग करके इस अधिनियम को बनाया गया है, ठीक है। द एक्ट हैज बीन मेड यूजिंग द आर्टिकल 253। 253 क्या है, संसद के पास, पार्लियामेंट के पास पावर है कि भाई इंटरनेशनल कन्वेंशन पर वो विधि बना सकता है। याद आया ना, विधायी शक्ति है ना, केंद्र और राज्य की, वहां पर ये आर्टिकल है। तो वहीं पर लिखा है कि ऐसा अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पे होगा। तो क्योंकि पता है हमेशा क्या था कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा आर्टिकल 370 के तहत मिला हुआ था, तो बहुत सारे एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन ये एक्ट जब लागू हुआ था उसी समय से जम्मू कश्मीर में भी लागू था, क्योंकि वहां पर ये लिखा हुआ है कि संपूर्ण भारत पे, द होल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला है वहां पर भी लागू होगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब ये यहां से एमसीक्यू बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और बाद में बहुत सारे एक्ट को, खासकर आपके जो एडीपीओ के 32 एक्ट है उसमें भी बहुत सारे एक्ट हैं जिनको जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया। कब से, 31 अक्टूबर 2019 से। लेकिन आईटी एक्ट और भी दूसरे बहुत एक्ट हैं, ये मैं आपको कभी एक आध सेशन में लिस्ट बता दूंगा एडीपी वालों को, कि आईटी एक्ट उन एक्ट में था जो सन 2000 से ही जम्मू कश्मीर में लागू है। समझ में आ गया, यानी इसका एक्सटेंशन, इसका विस्तार, इन्फोर्समेंट जम्मू कश्मीर में कब से था, सन 2000 से। क्लियर कहानी। तो हाँ बिल्कुल, जब से बना तब से, तो जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है आईटी एक्ट, ठीक है ना, अपने विस्तार, अपने डेट ऑफ कह सकते हो कि इन्फोर्समेंट डेट से, ठीक है। सॉरी प्रीति, माइक बंद कर लीजिएगा, यदि मुझसे बात कर रही है तो चालू कीजिए, नहीं तो बंद कर लीजिएगा माइक। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आ जाइए। समझ में आ गया, ये पॉइंट सिंपल सा है ना। तो ये आपका संपूर्ण भारत पे इसका विस्तार है, ओके। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम दिस, यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या उल्लंघन पर भी लागू होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं क्षेत्रातीत, है ना, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंशन, यानी कि भारत के बाहर भी इसका विस्तार है। बहुत सिंपल तरीके से ये चीज बोलता है, देखो कि भारत के बाहर, देखो कि भारत के बाहर किए गए किसी अपराध उल्लंघन पर भी लागू होता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति भारत के बाहर से भारत के कंप्यूटर रिसोर्सेज को अटैक करता है या भारत से बाहर कंप्यूटर रिसोर्सेज को अटैक करता है, वहां पर भी यह अधिनियम लागू होगा। थोड़ा सा बीएनएस सेक्शन 1 के सब क्लॉज 4-5 के आसपास, पहले धारा 4 आईपीसी में पढ़ते थे, अब वो सब क्लॉज 4-5 हो गया है, तो उसके जैसे प्रावधान है, ठीक है ना, कि बाहर से, याद होगा बीएनएस में भी है, बाहर से कोई भारत के कंप्यूटर रिसोर्सेज को अटैक करता है, हाँ बिल्कुल, और यहाँ से भारत, तो दोनों के लिए, तो ये वहां पर देखो इतनी सी बात करता है, किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी अपराध उल्लंघन पर भी लागू होता है,
ठीक है ना, यानी इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, क्षेत्रातीत यानी कि एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त प्रादेशिक अधिकारिता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? अतिरिक्त प्रादेशिक अधिकारिता का सिद्धांत, कि भारत के बाहर भी इसका एक्सटेंशन है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। ये एमसीक्यू वाले जितने मैटर हैं सब एमसीक्यू, सब में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगली चीज, कब से ये डेट, ये आपका कमेंसमेंट लागू इन्फोर्समेंट डेट 17 अक्टूबर 2000, सन 2000, 17 अक्टूबर से संपूर्ण भारत पर ये इन्फोर्स है, अप्लीकेबल है। तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी इसका यहाँ पर आपके सामने आ जाता है, 17 अक्टूबर। ठीक है, ओके, सभी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं एमसीक्यू वाली। आगे देखो कि अधिनियम कहां लागू नहीं होगा, ये एक्ट कहां लागू नहीं है, कहां लागू नहीं है। बैरेक्ट देखते जाना, बैरेक्ट में, तो बैरेक्ट में देखो यहाँ पे साफ तौर पर कहता है। सर एक बात बताइए, हाँ जी, इफ अगर पूछा जाता है कि आईटी एक्ट में कितने सेक्शंस और शेड्यूल्स हैं, तो जो ओमिटेड होते हैं वो भी इंक्लूड ही माने जाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अविनाश आपको शुरुआत में इसका उत्तर दिया था कि जनरली देखो ऐसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन अवॉइड करती है ना, जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले। लेकिन जहां पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें कि क्वेश्चन कैसा, कि अधिनियम लागू होते समय, अधिनियम लागू होते समय इसमें 94 सेक्शन थी और 4 शेड्यूल थे, लेकिन अभी यहाँ पर रिपील हो गए हैं 4 धाराएं और अनुसूचियां भी कुछ रिपील हो गई हैं। सही बोल रहा हूँ ना? तो फिर ऐसी कंडीशन, 2 शेड्यूल ओमिट है, 4 सेक्शन है ओमिट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर इसलिए वही है कि फिर वो कि इन प्रेजेंट, वर्तमान में, तो वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में अभी, इसलिए क्या होता है ना, वही चीज है कि नहीं, आप देखोगे कि जहां पे क्लियर कट चीजें क्लियर है वहीं पे क्वेश्चन पूछता है, बाकी नहीं पूछता है। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा उनको भी कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन पे फिर कोई इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट होता है, और इंटरप्रिटेशन में फिर अलग अलग, जैसे कई टीचर बोलेंगे कि आपको पुराना याद रखना है, लेकिन मैंने कई टीचरों से ये भी सुना है कि नहीं, आपको जो वर्तमान में है तो वो प्रश्न कैसा है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे पूछे जाते हैं हर जगह, अभी तो चूंकि खासकर सिविल जज देखो, एडीपीओ देखो, एमपी में तो फिर भी धीरे धीरे लेवल अच्छा हो रहा है, बाहर देखो तो ऐसा लगता है कि सभी आंसर सही हैं, कौन सा ऑप्शन लगाएं। तो वहां पर चीजों को समझने के लिए है ना, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर कहानी? चलो मुद्दे की बात करते हैं। तो अधिनियम कहां लागू नहीं होगा, वेयर द एक्ट विल नॉट अप्लाई, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी एमसीक्यू बनने की पूरी संभावना है। ये आप कहां पे लिखा हुआ है, कहां से चीज पढ़ा रहा हूं, बैरेट से भी देखते रहना। बैरेट में ये मैं बता रहा हूं आपको, सेक्शन 1 सब क्लॉज 4। ठीक है, अब सेक्शन 1 सब क्लॉज 4 बेसिकली पढ़ा जाता है फर्स्ट शेड्यूल के साथ, प्रथम अनुसूची के साथ। प्रथम अनुसूची में उन पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लिखत हैं, उनको बताया गया है जहां पर आपका आईटी एक्ट लागू नहीं होगा। तो यह अधिनियम पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेज या संव्यवहारों पर लागू नहीं होगा। द एक्ट शैल नॉट अप्लाई डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक इन फर्स्ट शेड्यूल। तो प्रथम अनुसूची में, तो अब यहाँ पर पहला आता है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, परक्राम लिखित अधिनियम। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि परक्राम लिखित अधिनियम के तहत सेक्शन 13, यदि आपको एनआईए पढ़ा होगा, सिविल जज की तैयारी की होगी, तो 13 में 3 आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताते हैं। कौन कौन से? बहुत बढ़िया, वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक, यानी कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। इन 3 में से केवल चेक के लिए आपका आईटी एक्ट लागू है, ध्यान रखना। ठीक है, वचन पत्र, विनिमय पत्र पर लागू नहीं है, केवल चेक के लिए लागू है। ठीक है ना, चेक के लिए, चूंकि चेक कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, केंद्र सरकार ने इसको किया था अधिसूचना के द्वारा कि ई कॉमर्स को, ई वाणिज्य को इजी करने के लिए, थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, व्यापार वगैरह बेहतर हो सके, इसीलिए चेक के मामले में इसको लागू किया था। तो चेक के मामले में लागू है, बाकी वचन पत्र, विनिमय पत्र पर लागू नहीं है। एमसीक्यू बन सकता है, कौन से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लागू है, कौन से में नहीं। तो वचन पत्र, विनिमय पत्र में लागू नहीं है, चेक पे लागू है। क्लियर, समझ में आ गया? अगला देखो, अगला है मुख्तियारनामा अधिनियम। ठीक है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट
82 में परिभाषित कोई भी मुख्तियारनामा, क्योंकि इसको बनाने की प्रक्रिया थोड़ी सी हल्की सी लेंदी होती है, प्रोसेस वगैरह ज्यादा लगता है, इसीलिए वहां पर इसको लागू नहीं किया गया है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं भारतीय न्यास अधिनियम 1882, इंडियन ट्रस्ट एक्ट की धारा 3 में परिभाषित कोई भी ट्रस्ट, जो ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वहां पर भी आईटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल, आईटी एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में परिभाषित बिल, वसीयत, वसीयत तो इतना ध्यान रखना, वसीयत, ठीक है ना, फिर चाहे किसी वसीयत किसी भी नाम से हो, किसी भी सेटलमेंट के नाम से हो, यहाँ पे वसीयत जो है, जैसे आप देखो तो वसीयत बोला गया, क्रोड़ पत्र, क्रोडिल शब्द यूज किया गया है आपका, कहां पर बताओ जल्दी से, एसआरए, बहुत बढ़िया, एसआरए में, तो वहां पर ध्यान रखना लगभग सेम, तो वहां पर भी ये लागू नहीं होता है उनको, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल वसीयत भी, क्योंकि ऐसा दस्तावेज होता है कि आफ्टर डेथ एप्लीकेबल होता है, इसलिए वहां पर भी लागू करने की बातचीत नहीं करता है। और लास्ट कहता है कि स्थावर संपत्ति या ऐसी संपत्ति में किसी हित के विक्रय के हस्तांतरण की कोई संविदा, ठीक है, तो इनमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में देखो, आप पूरा अनुसूची 1 में ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, तो मैं आपको जो लिस्ट बता रहा हूं आपका शेड्यूल 1 देख सकते हो। तो स्थावर संपत्ति इनमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में जो आप पढ़ते हो ना टीपीए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, तो वहां पर यदि कोई भी सेल किया गया, कोई हस्तांतरण, कोई संविदा उस प्रकार की गई है, वहां पर भी आईटी लागू नहीं होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लागू नहीं होता है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये कुछ तरीके यहाँ पे, अभी चूंकि एक बात ध्यान रखना कि अभी भी थोड़ा सा हल्का सा वहां पे कुछ रजिस्ट्रेशन में कुछ जगह लागू करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से मना करता है, अभी इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो जब तक कोई अमेंडमेंट नहीं हो तो भले प्रैक्टिकली कुछ देखने सुनने को मिल जाए, तो आप ये मत समझ लेना कि वहां पे लागू कर दिया साहब। जैसे रजिस्ट्री करने के लिए आजकल बाकायदे वो फोटो वोटो खींचने लगी है ना, बहुत सारी चीजें होने लगी हैं, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि उसमें आईटी लागू हो गया। भाई जब तक आपका अमेंडमेंट नहीं है, आपको एमसीक्यू लगाना है, बैलेट में जो लिखा है उसके हिसाब से चलोगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला करके आपका चेक भर एक ऐसा चीज है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कभी इनसे क्वेश्चन बन जाए। चेक तो यहाँ पे क्या परिक्राम लिखित के अंतर्गत चेक भर में लागू होता है, बाकी ये चीजें यहाँ बताई गई हैं। अगला चीज की ये जो फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है, इसमें कोई भी प्रविष्टि, कोई भी एंट्री को, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कोई भी एंट्री को जोड़ सकती है या हटा सकती है कौन, पार्लियामेंट, सॉरी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कोई भी को जोड़ सकती है, हटा सकती है, संशोधन कर सकती है। देखो ये मैंने एज इट इज रखा, कोई चीज को ऐड कर सकती है या रिमूव कर सकती है, मैंने इसको एज इट इज रखा। एमसीक्यू कई बार ऐसे बन जाएंगे कि प्रथम अनुसूची में केंद्र सरकार किसी भी चीज को केवल जोड़ सकती है, केवल घटा सकती है, दोनों कर सकती है, दोनों नहीं कर सकती, कई बार ऐसे उलझाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जोड़ भी सकती है और हटा भी सकती है, ठीक है ना। और ये जो भी केंद्र सरकार बाय नोटिफिकेशन कुछ भी ऐसा करेगी तो उसको कहाँ पे पेश करेगी, पार्लियामेंट के सामने उसको पेश करेगी। तो ये आपका पर्टिकुलर इसका सेक्शन 1 जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने बता दी। अब आते हैं इसके डेफिनेशन क्लॉज में, परिभाषा खंड में। ठीक है, तो परिभाषा खंड को देखते हैं, इसके डेफिनेशन क्लॉज को देखते हैं। तो परिभाषा खंड में देखिए मैंने यहां पर थोड़ा सा हल्का सा ग्रुपिंग कर दिया है ताकि आपको चीजें थोड़ा सा आसान रहे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इन परिभाषाओं को बेहतर तरीके से मैंने समूह बना दिए, तो मैंने जो मिलती जुलती परिभाषाएं थी सबको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो मैंने जैसे कंप्यूटर, तो जहां जहां मुझे कंप्यूटर से संबंधित है ना, कंप्यूटर अभी समझेंगे कंप्यूटर क्या होता है, वैसे पता ही आप लोगों को, फिर भी थोड़ा बहुत, तो कंप्यूटर संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं जैसे 2A, 2I, 2J, 2K, 2L, इनको मैंने इकट्ठा मर्ज करके एक जगह कर दिया। यहाँ पे केवल मैंने अंग्रेजी में यूज किया, बाकी नीचे मैंने हिंदी में भी लिखा ताकि दोनों हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को दोनों को कंफर्टेबली चीजें समझ में आ सके। ठीक है, फिर पार्टी, पक्षकार, तो थोड़ा पार्टी यहाँ पे कौन कौन से बेसिकली पक्षकार होते हैं ऐसे इन सब चीजों में, तो समझेंगे क्या 2B, 2W, 2ZA, तो ये 3 परिभाषाओं को यहाँ समझेंगे।
फिर मीन्स, अब ये मीन्स का मतलब क्या है, साधन का मतलब क्या है, मतलब वो रिसोर्सेज जिनके माध्यम से हम जनरली अपना आईटी यूज करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अभी कहाँ डिफाइन किया गया, किस नए एक्ट में? बहुत बढ़िया, किस, कहाँ पे? 2A में ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत गुड 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 नेहा, बहुत बढ़िया, आपको पता है भाई, तुमको नेहा को पता है, इसको भी नेहा को पता है, दो दो नेहा हो गई। चलिए, हाँ, अरे यार सबको पता है, सबको पता है, ठीक है, ओके, खुश, सबको पता है, सबको पता है, भाग्यश्री को पता है, ओके, सब एक दूसरे के वकील बनो, आ जाओ इधर। तो साधन यहाँ पे देखेंगे तो ये 2H में, फिर इसके बाद साइबर कैफे। आजकल तो साइबर कैफे ना के बराबर हो गया है, सबके हाथ में ही साइबर कैफे खुल गया है, इसीलिए साइबर कैफे दूसरे बंद हो गए हैं। हमारे जमाने में हम लोग बैठते थे साइबर कैफे घंटों घंटों भर, है ना। आज के समय में कौन बैठ रहा है भैया, आजकल तो मोबाइल आपका ये जो चीज है ना, ये जिसको बोलते हैं सेल फोन, इसने तुम्हारा घड़ी, तुम्हारा लैपटॉप, मतलब इसका पेट दिखता है ऐसा स्लिम सा दिखता भर है, लेकिन इसने सब बिल्कुल ऐसा डकार लिया, खा लिया, डकार भी नहीं मारता ये, इसने लैपटॉप। अच्छा, इसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लैपटॉप है, अभी आगे बातचीत करूंगा, ये भी कंप्यूटर है। मैं नहीं कहता भैया, सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने सेल फोन को भी कंप्यूटर बोला है, आऊंगा बताऊंगा, चिंता मत करना। सर हाँ वो तो होना ही है सर, हर चीज उससे अटैच हो जाती है, कीबोर्ड माउस सही है ना, ईच एंड एवरीथिंग। सब कुछ सही बोल रहे हो। चलो, तो ये यहाँ पर, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर सिग्नेचर, ये थोड़ा सा, ये दो चीज टेक्निकल है, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे अपन। बाकी तो ये इंफॉर्मेशन और ये अधिकारी तो सिंपल सा है। यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने उस डेफिनेशन क्लॉज में जितनी भी आईएमपी परिभाषाएं थी संभावित, उनको सबको रखा। और एक बात ध्यान रखना कि मेरा देखो तरीका है, अभी समय है और थोड़ा डिटेल से बताने की मेरी आदत है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें भी छटाई में कर दूंगा। तो अभी मैं इनको सब पढ़ाऊंगा, और जब पूरा डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट हो जाएगा तो इनमें वो परिभाषाएं जो केवल हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी, उनको मैं अलग से बता दूंगा कि इनको स्पेसिफिक पढ़ ही लेना, बाकी को छोड़ दोगे चल जाएगा। पर चूंकि इन सबको इसलिए बताना जरूरी है कि एक दूसरे इंटरलिंक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सब समझेंगे, है ना। ओके, जितनी काम, मतलब सब नहीं, जितनी काम की। चलिए, अब आते हैं भाई साहब, तो पहला कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। तो भाई पहला कंप्यूटर के संबंध में परिभाषा मैंने लिखा 2A अभिगम। तो अभिगम का मतलब होता है एक्सेस। एक्सेस सिंपल सी बोले पहुंच, पहुंच। तो मैंने एक सिंपल सा एक्सेस का मतलब यहां पे बताया है 2A में। देखो कि अभिगम किसी चीज तक पहुंचना, इस्तेमाल करना या प्राप्त करना। टू रीच, यूज, ऑब्टेन समथिंग, ये मतलब होता है एक्सेस, एक्सेस का, ठीक है। एक्सेस का क्या मतलब होता है, किसी चीज तक पहुंचना। अब ये किस पर एक्सेस देने की बातचीत करता है भाई साहब, कि किसी भी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश करना, उसके तर्क संकट, अंगगणती या स्मृति फलक संसाधनों के द्वारा। अब देखो, जैसे वही है कि आपने, जैसे कोई लैपटॉप आपने खोला, अब इसमें एक्सेस यानी कि ये आप कोई चीज चला सको, वहां तक पहुंचने के लिए जो भी तरीके हैं, जो भी तरीके हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो भी सब चीजें, एक्सेस का मतलब हर चीज आ जाएगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर थोड़ा समझते थोड़ी बहुत, ठीक है। जैसे ये कंप्यूटर वगैरह होता है, तो जैसे उसमें तुम लोग भी जैसे मॉनिटर देखते हो, कीबोर्ड देखते हो, ठीक है। और इसके बाद जो उसमें जो भी चिप लगी है, मदरबोर्ड है, ये सभी आपका हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। बाकी जैसे उसमें आप जो माइक्रोसॉफ्ट देखते हो, ठीक है ना, कोरल ड्रॉ देखते हो, तो ये सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके माध्यम से आप किसी कंप्यूटर में, जैसे मैंने लैपटॉप चालू किया, अब जैसे आप लोग मुझसे जुड़े हो, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो आप एक पर्टिकुलर कहाँ पे गए हो, जैसे गूगल मीट में जो जुड़े हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर लिंक में गए और वहां पे क्लिक किया, एक पर्टिकुलर मैंने, अब ऐसा तो है नहीं कि आप कोई गूगल मीट चालू कर लोगे और सीधे आपको मेरी क्लास देखने को मिल जाएगी। एक पर्टिकुलर आईडी दूंगा मैं आपको, तो ही आप एक्सेस, और यहाँ से अप्रूव करूंगा। ये अभी पूरा ये प्रोसेस क्या होता है, आईडी आपको दिया, फिर अप्रूव किया मैंने, तो ये पूरी प्रोसेस जो यहाँ पर, तो ये एक्सेस, तो कुल मिलाकर के कि प्राप्त करना, तो कितने भी तरीके से यहाँ पे आप यूज करते हो, ये यहाँ पे एक्सेस कहलाता है। एक्चुअली जानते हो क्या होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो बाइनरी
लैंग्वेज कहलाती है। और कंप्यूटर में केवल 0 1, समझ में आ गया, बस ये 2 डिजिट में 0 और 1, बस पूरा कंप्यूटर की बाइनरी जो लैंग्वेज है इसी में है। अब इसमें जैसे वही है कि अब एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जैसे मान लो क लिखना है, एक अब ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जैसे क लिखना है तो क लिखने के लिए उसने क्या किया कि मान लो 0 1 क्या बोले क है, 0 0 1 क्या बोले ख है, फिर 0 0 0 1 क्या बोले गा है। समझ में आ गया ना? तो ये मतलब पूरी कहानी। या मान लो कोई भी, जैसे मान लो कुछ और लिखना है तो जैसे 0 0 1 1 या 0 1 0, समझ में आ गया? तो मतलब इसी में ही पूरी कहानी है, इसी में ही पूरी कहानी है। इसको भी मैं थोड़ा सा ये आपके इसमें थोड़ा आगे मैं समझाऊंगा, जब खासकर जब थोड़ा टेक्निकल चीजों को बताऊंगा तो वहां पे इसको डिस्कशन करूंगा, ठीक है? चलिए, तो ये आपका यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका पहला एक्सेस का मतलब कंप्यूटर के अंदर पहुंचने का तरीका। तो अब यहाँ पे किसमें पहुंचने की बातचीत करता है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को डिफाइन किया गया है आपका 2i, तो 2i हिंदी में झ। तो अब देखो मैंने यहाँ पे आप डेफिनेशन जो बैरेट में देखोगे 2i में कंप्यूटर की, तो मैंने वो परिभाषा यहाँ पे थोड़ा सरल लिख दी है, आसान लिख दी है ना, आसान लिख दी है। यानी जो आपके बैरेट में थी, तो बैरेट की परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय प्रकाशीय द्रुत डाटा संसाधन युक्त प्रणाली अभिप्रेत है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय प्रकाशित तरंगों, तो ये सब कंप्यूटर की परिभाषाएं वहां पर दे रखी। अब चूंकि ऐसा क्वेश्चन तो बनता नहीं कि अंदर की लैंग्वेज पूछे, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को स्वीकार करने, प्रोसेस करने, परिणाम देने की क्षमता रखती है। ये डेटा को स्वीकार करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग करती है। इनपुट डिवाइस, अब ये इनपुट डिवाइस क्या होता है, और प्रोसेस करती है, परिणाम को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देती है। अब ये इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पता है क्या होता है? कुछ बताएगा कोई? इनपुट डिवाइस में क्या आता है? तो इनपुट डिवाइस में कुछ एग्जांपल बताओ ना। लेफ्ट जो आपका जो होता है कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कहलाता है। माउस इनपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कहलाता है, माउस इनपुट डिवाइस कहलाता है। फिर आपका जो मॉनिटर होता है आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट, स्पीकर आउटपुट, समझ में आ गया? तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये बेसिक कंप्यूटर है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना? तो वहां पर ये सब पढ़ाया जाता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, तो बेसिकली कंप्यूटर में जो इनपुट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही अब वही इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय प्रकाशी इन सब तरीकों से यहाँ पे चीजों को वहां पे जो उसमें जाता है डाटा, जो बाहर आता है, वो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना? कंप्यूटर मुद्दे की बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मोबाइल भी कंप्यूटर है। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका नाम लिख लो, ठीक है ना? सेल फोन कंप्यूटर है। सैयद आसिफुद्दीन एंड अदर्स, लिख लो केस का नाम, सैयद आसिफुद्दीन एंड अदर्स, सैयद आसिफुद्दीन, आसिफुद्दीन एवं अन्य वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य 2005 सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, जिसको केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सेल फोन कंप्यूटर है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेल फोन कंप्यूटर है। इतना ही लिख लेना, बहुत सारी बातें। सेल फोन द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? हाँ, 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस। सॉरी, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है ये, है ना? जिसमें सेल फोन को कंप्यूटर बोला। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली डेफिनेशन है यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब सिंपल सी है। अब देखो जैसे आपका टू ईया, हिंदी में ईया, इंग्लिश में जे में डिफाइन किया गया है। तो सिंपल सी बात है, उपग्रह, सूक्ष्म तरंगे, भौमिक लाइन, तार बेतार, मतलब कोई भी ऐसा तरीका। सिंपल सा मैंने लिखा कि सैटेलाइट के माध्यम से, जैसे आप देखते हो ना, सैटेलाइट के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो ठीक है। दूसरा कि जैसे आप आजकल ये मोबाइल वगैरह आप यूज करते हो, तो ये मोबाइल वगैरह, लेकिन देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये लैपटॉप को लेन से लगा रखा है, केबल वगैरह लगा रखा है, तो यहाँ पे वही तरीका है। मतलब ये सब तरीके हैं, ठीक है ना। सैटेलाइट से डायरेक्ट आप कनेक्शन ले रहे हो, या आप जो टावर लगे वहां से कनेक्शन ले रहे हो, या आप जो जो तार फैले हुए हैं, जैसे ये इंटरनेट लेने के लिए मैंने यहाँ पर ये पूरा ये वाईफाई का तार आया हुआ है, तो ये पूरा जो है तो क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैंने एग्जांपल यहाँ पे फोटो के माध्यम से दिया है। किसी भी माध्यम से आप कोई भी नेटवर्क यूज कर रहे हो, तो कुल मिलाकर के कि दो या अधिक, मतलब कोई भी ऐसा मीन्स माध्यम जिससे दो या अधिक कंप्यूटर डिवाइस आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, और डेटा जो वगैरह है, जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो आदान प्रदान यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में कह सकते हो एक्सचेंज कर रहे हैं डेटा वगैरह या रिसोर्सेज वगैरह, जो भी जानकारी वगैरह है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपल, मैंने क्योंकि देखो बैरेट में परिभाषा लिखी है वो ऐसा पूछती नहीं है, तो आपके बैरेट की परिभाषा आपके पास है, मैंने यहाँ पर सिंपल परिभाषा लिखा ताकि आपको थोड़ा इजी, तो बैरेट भी साथ में खोल के रखना, ठीक है। तो उपग्रह, सूक्ष्म तरंगे, भौमिक लाइन, तार बेतार वगैरह सब सिंपल सी बातचीत वहां पर मैंने यहाँ पर बता दी है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर नेटवर्क। अगला है कंप्यूटर साधन, कंप्यूटर रिसोर्सेस। कंप्यूटर साधन का मतलब देखो विभिन्न घटक। अब यहां पर इसी में आते हैं आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वहां पे देखो कंप्यूटर प्रणाली मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं, जितनी भी चीजें हैं, जैसे एक लैपटॉप है तो इसमें आपका जैसे कि ये पूरा अंदर की चीजें मैंने बता दी, ठीक है। जितने जैसे बाहर आवाज सुनने के लिए भी आप यहाँ पे स्पीकर यूज करते हो, कीबोर्ड यूज करते हो, ठीक है। अंदर चिप लगती है, मेमोरी कार्ड लगती है, तो सभी चीजें जो है तो यहाँ पर आपका बताई गई हैं, हर चीज यहाँ पर। तो कंप्यूटर रिसोर्सेज के अंतर्गत विभिन्न जो जितनी भी चीजें आती हैं, घटक आते हैं, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जिनको आप बोलते हो, ठीक है, जिनका उपयोग कंप्यूटर कार्य करने में, निष्पादित करने में किया जाता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम चलाने के लिए किया जाता है, वो सभी कंप्यूटर रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। अब मुझे बताओ कंप्यूटर रिसोर्सेज की डेफिनेशन कहाँ दे रखी, 2K में तो दे रखी है, लेकिन बीएनएस में भी पढ़ा है, बीएनएस में भी थी ना। 2I पहले थी, अभी भी है क्या, कि अभी भी हटा दी गई? अच्छा पहले थी, नहीं अब हटा दी गई है। जी, जैसे आप देखो कंप्यूटर जो साधन है ना, संसाधन, कंप्यूटर साधन, ये आपका जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 1 सब क्लॉज 5 में भी इसको यूज किया गया है, कंप्यूटर रिसोर्सेज ये परिभाषा को। और पहले आईपीसी में एक्सप्लेनेशन में नीचे बताया गया था कि कंप्यूटर रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे वही होगा जो आईटी एक्ट की सेक्शन 2K में बताया गया है। लेकिन अभी नई, मतलब पहले आईपीसी में था, पर अभी नई उसमें वो शब्द तो यूज किया है, लेकिन अभी वो परिभाषा को हटा दिया है, मतलब वो स्पष्टीकरण में थी ना, स्पष्टी, तो उसको हटा दिया है, पर वो शब्द यूज किया गया है। तो कंप्यूटर साधन शब्द कहाँ यूज किया गया है, आपका बीएनएस सेक्शन 1 क्लॉज 5 में भी यूज किया गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, लोग जुड़ते हैं 2 मिनट में ऐसे निकल के बाहर हो जाते हैं जैसे उनको सब समझ में आ गया 2 मिनट में, वाह यार सब बता दिया सर ने, मजा आ गया। चलो कोई बात नहीं, आते हैं कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम मतलब देखो, अब ये परिभाषाएं ऐसी एक जैसी हैं, बहुत अलग अलग नहीं है, पर मैं क्योंकि हल्का सा दोनों सब में अंतर, तो ये सब पूरा बाकी देखो ये बताता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, घटक वगैरह,
ठीक है ना, कंपोनेंट की बातचीत करता है। और ये प्रणाली का मतलब होता है कि पूरा जिस सिस्टम पे काम करता है, जिस सिस्टम पे कंप्यूटर प्रणाली देखो तो वहां पे देखो लिखा है कि कोई भी निवेशक निर्गम सहायक सहित ऐसे कैलकुलेटर को छोड़, मतलब कैलकुलेटर इसके अंतर नहीं आता है। इसके अलावा जो भी कोई चीज है जहां पर कंप्यूटर प्रोग्राम, तो जैसे पूरा, जैसे आप देखो कि एक सिंपल कंप्यूटर देखो तो वहां पे एक होता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। एक होता है मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, और ये सब जो है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से बधे होते हैं। तो जैसे आपका एमएस ऑफिस, विंडो, ये क्या कहलाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पूरा वो जिस सिस्टम से चलता है वो क्या कहलाता है, जैसे वही है। अब जैसे आपका सेल फोन भी कंप्यूटर है, तो आपका सेल फोन भी ये जैसे बोलते हैं ना एंड्रॉइड से चलता है। तो ये एंड्रॉइड क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी वजह से आप देखो, जैसे सेल फोन को आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हो, सेल फोन को आप अपने टीवी से कनेक्ट कर लेते हो, तो ये सभी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसके माध्यम ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, तो ये सभी चीजें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होता है। और ये पूरी प्रोसेस जो होती है ये कंप्यूटर प्रणाली कहलाती है, कंप्यूटर सिस्टम कहलाती है। तो ये भी मतलब वही है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का संयोजक, मतलब देखो समझना कि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बातें बताता है, ये संयोजक मतलब उसका पूरा एक तरह से जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस सभी चीजें इकट्ठा मिलकर काम करती हैं। तो ये कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम। मिलती जुलती परिभाषा है, बहुत बारीक अंतर नहीं है, बस तो फिर भी मैंने अंतर करने का हल्का सा प्रयास किया है और चित्रों के माध्यम से कि ये पूरे सबको जोड़ने का काम करता है, ये सब एलिमेंट्स की बताने का काम करता है, ये बताता है कैसे सब एक दूसरे से मतलब कि उसके माध्यम से यानी कि नेटवर्क कैसे जुड़ते हैं, इसके माध्यम से बातचीत करता है। और कंप्यूटर क्या होता है, तो हर थोड़ा थोड़ा जो बारीक बारीक डिफरेंस है वो मैं यहाँ पर ऐसे सिंपल परिभाषा के माध्यम से भी बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि यहाँ पे लिख भी रखा है, ताकि वही कि बैरेट में तो सब कुछ लिखा है पर बैरेट में जो लिखा है उससे चीजें क्लियर नहीं होती। तो मैंने प्रयास किया है कि वहां पर चीजें आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आए, ठीक है। और कुछ पढ़ेंगे बस।